गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके हिंदी पाठ्यक्रम का दूसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। मैंने पहले भी आपको आपके पाठ्यक्रम के विषय सूची के संबंध में बताया था। आज मैं फिर से आपको विषय सूची के बारे में बताना चाहूँगा कि हमारे जो पाठ्यक्रम में विषय सूची बनी हुई है ये 3 खंडों में विभाजित है। आप देख रहे होंगे कि आपके पाठ्यक्रम का जो विषय सूची है वह 3 खंडों में विभाजित है। पहले खंड में पाठ का नाम दिया हुआ है, दूसरे खंड में क्रियाकलाप दिया हुआ है और तीसरे खंड में जीवन का मूल्य दिया हुआ है। यानी कि पहले खंड में जो नींव की ईंट है, हमारे आज के पाठ्यक्रम का दूसरा पाठ शीर्षक क्या है? नींव की ईंट। नींव की ईंट पाठ शीर्षक में कौन कौन सी क्रियाकलाप हैं उस पाठ के अंतर्गत ये देखना है। तो इसमें लिखा हुआ है अभ्यास प्रश्न, बहुवैकल्पिक प्रश्न, सही गलत, आशय स्पष्ट, तत्सम तद्भव, वाक्य संरचना, वाक्य भेद, अनुसार, अनुनासिक क्रियाकलाप। जब हम इस पाठ को पढ़ेंगे तो इन सभी क्रियाओं से होकर के हमें गुजरना है। फिर तीसरे खंड में दिया हुआ है जीवन का मूल्य। जीवन मूल्य मतलब होता है इस पाठ का क्या उद्देश्य है। लेखक जो है रामवृक्ष बेनीपुरी जी अपने इस पाठ शीर्षक नींव की ईंट के माध्यम से अपने पाठकों को क्या संदेश देना चाहते हैं। ठीक है, तो पाठ का उद्देश्य क्या है? समाज तथा देश कल्याण, साहस, सहिष्णुता, बलिदान की भावना का विकास। जब हम इस पाठ शीर्षक को पढ़ेंगे तो हमें इन प्रकार के भावों से हमें प्रेरित होना पड़ेगा। साहस, समाज, त्याग और विकास से। ठीक है, चलिए देखते हैं। पाठ को प्रारंभ करने से पहले इस पाठ शीर्षक को लिखने वाले जो लेखक हैं श्री रामवृक्ष बेनीपुरी जी, उनके जीवन परिचय पर थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी हासिल करना चाहेंगे। चलिए देखते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी के जीवन परिचय को। यहाँ पर आप देख रहे हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जीवन परिचय दिया गया है और ये आप उनकी तस्वीर भी देख रहे हैं। हमारे जो आज के पाठ शीर्षक है नींव की ईंट, इस पाठ शीर्षक के लेखक हैं श्री रामवृक्ष बेनीपुरी जी। रामवृक्ष बेनीपुरी जी के बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल करेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म सन 1902 में हुआ और उनका देहांत 1968 में हुआ। मतलब रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने अपने जीवन के 66 वर्ष को जिया। बचपन में माता पिता के स्वर्गवास के पश्चात कठिनाइयां सहते हुए मैट्रिक पास की। मैट्रिक मतलब कक्षा 10 मैट्रिक पास की। सन 1921 में असहयोग आंदोलन से जुड़े, फिर अध्ययन छोड़कर राष्ट्र की सेवा में लग गए। देश सेवा करते हुए इन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा, वहाँ भी क्रांतिकारी रचनाएं लिखते रहे। मतलब रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जो बचपन था वह अनेक प्रकार की कठिनाइयों से गुजरा, क्योंकि उनके माता पिता का स्वर्गवास बचपन में ही जब रामवृक्ष बेनीपुरी जी बचपन में थे तभी उनके माता पिता जी का स्वर्गवास हो गया। माता पिता के स्वर्गवास होने के कारण उन्हें अनेक प्रकार की कठिनाइयों से सामना करना पड़ा और उन कठिनाइयों का सामना करते हुए वो मैट्रिक की परीक्षा पास की, यानी कक्षा 10वीं तक की परीक्षा को पास की। सन 1921 में असहयोग आंदोलन से जुड़े, फिर बीच में ही अपनी पढ़ाई को छोड़ करके राष्ट्र की सेवा, देश की सेवा करने लगे और देश की सेवा करते करते उन्हें अनेक बार जेल की यात्रा भी करनी पड़ी और जेल की सज़ा काटते हुए भी उन्होंने जेल के अंदर रह कर के भी अपने पाठकों के लिए, अपने लोगों के लिए वो क्रांतिकारी रचनाएं लिखते रहे, लोगों को प्रेरित करते रहे। उन्होंने अपने रचना के कार्य को बंद नहीं किया और क्रांतिकारी रचनाएं लिखते रहे। उसके बाद उनकी रचनाएं लिखी हुई है नीचे। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं थीं आम्रपाली एक नाटक है, पतितों के देश में एक उपन्यास है, चिता के फूल कहानी जो है बहुत ही अच्छी और प्रेरणादायक कहानी है। जब कभी भी आपको इस कहानी को पढ़ने का अवसर मिले तो आप अवश्य पढ़िएगा। इससे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है और हमें अत्यधिक गहराई तक प्रभावित भी करती है। गेहूं और गुलाब, पैरों में पंख बांधकर, यात्रा वृत्तांत है। रामवृक्ष बेनीपुरी के माध्यम से एक यात्रा की कहानी है। जंजीरें और दीवारें एक संस्मरण है। यह भी एक रामवृक्ष बेनीपुरी जी की एक
स्मरण की कहानी है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आपको पाठ 2 के शब्दार्थ पर। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यह आपके पाठ 2 नींव की ईंट जो शीर्षक है उसका शब्दार्थ दिया हुआ है। ये शब्दार्थ जो है कठिन शब्दों का अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है। जो हमारे पाठ के अंतर्गत कठिन शब्द हैं उनके अर्थ हैं, हमें उसका अर्थ समझने में सहायता मिलती है। उसके नीचे आपका प्रश्न अभ्यास दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये प्रश्न अभ्यास दिया हुआ मौखिक में भी दिया हुआ है, लिखित में भी दिया हुआ है, लेकिन इस पर हम बाद में आएंगे। सबसे पहले हम पाठ को देखते हैं कि पाठ में क्या दिया हुआ है, और पाठ को ख़त्म करने के बाद हम अभ्यास प्रश्न पर आएंगे। चलिए देखते हैं पाठ शीर्षक को। ये हमारा पाठ 2 का पाठ शीर्षक है नींव की ईंट। आप देख रहे होंगे पाठ 2 का पाठ शीर्षक नींव की ईंट लिखा हुआ है। ये पूरे पेज को मैं दिखाना चाहूँगा। ये आप देख रहे हैं, ये पाठ 2 का पहला पेज है। इसमें पाठ का उद्देश्य लिखा हुआ है, जो मैं विषय सूची में आपको बताया कि पाठ का जीवन मूल्य क्या है। वह जीवन मूल्य ही यहाँ पर दिया हुआ है पाठ के उद्देश्य में। समाज तथा देश कल्याण, साहस, कष्ट, सहिष्णुता, बलिदान की भावना का विकास। ठीक है, पाठ प्रारंभ करने से पहले हम पाठ शीर्षक के संबंध में जानकारी हासिल करेंगे। हमारा आज का पाठ शीर्षक है नींव की ईंट। ईंट के बारे में यदि बात करें तो आप सभी को मालूम है कि ईंट किसे कहते हैं, ईंट की कैसी आकृति होती है, ईंट की क्या उपयोगिता होती है, ईंट कैसे बनता है और ईंट किस रंग का होता है, आप सभी को मालूम है। फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि ईंट आपके आसपास, आप जिस घर में रहते हैं वहाँ भी ईंट हैं, आपके आसपास भी ईंट है, आसानी से देखने को मिल जाती है। और ईंट की आकृति एक चौखाने में होती है। पहले ईंट को मिट्टी का बना करके उसे आग में पका करके और उसे लाल रंग बना करके पक्का किया जाता था। अब आजकल ईंट जो है सीमेंट की भी बनने लग गई हैं। पहले ईंट जो होती थी वो पहले हाथों से बनाई जाती थी, अब ईंटों को मशीन से भी बनाया जाने लगा है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे ईंट बहुत तेज़ी से बनने लग गया है और सीमेंट का भी बनने लग गया है। ठीक है, तो ईंट के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईंट के बारे में आप सभी को मालूम है। तो इसका जो पहला शब्द है नींव, हम नींव के बारे में थोड़ा जानकारी हासिल करेंगे कि नींव किसे कहते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि नींव हम उसे कहते हैं जब हम कभी भी किसी मकान, भवन या घर को बनाने का प्रयास करते हैं या प्रारंभ करते हैं, या किसी भी मकान को बनाने के लिए जब हम कार्य प्रारंभ करते हैं, तब खाली पड़ी ज़मीन पर हम 5 से 7 फीट की गहराई पर 5 से 7 फीट की गहराई पर उस घर बनाने की आकृति को बनाते हैं, उसे नींव कहते हैं। यानी कि जब हम कभी भी घर को बनाने का कार्य प्रारंभ करते हैं तो खाली पड़ी ज़मीन पर 5 से 7 फीट की गहराई में उस आकृति को बनाते हैं जिस आकृति में हमें घर को बनाना है। जब हम 5 से 7 फीट के नीचे गहराई में नींव की आकृति को बनाते हैं तो उसमें से मिट्टी निकलती है और मिट्टी को हम बाहर रख देते हैं। फिर जब नींव को मजबूत करना होता है तो उस मिट्टी को वापस उस नींव में डालते हैं, पानी भी डालते हैं, पत्थर भी डालते हैं, तब जाकर के हमारा नींव मजबूत होता है और धीरे से वह फिर मकान की आकृति बन जाती है। फिर उस आकृति पे ही हम ईंटों को जोड़ना शुरू कर देते हैं और ईंटों को जोड़ना शुरू करते हैं, एक के ऊपर एक ईंट को रखते हैं और वह ईंट धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते ऊपर की ओर बढ़ते जाता है और नींव से बाहर आती है और वह हमारा क्या कहलाता है, एक दीवार कहलाता है या उस मकान का आकृति कहलाता है। ठीक है, मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि नींव जो होती है वह किसी भी मकान की आकृति होती है और वह ज़मीन से 5 से 7 फीट की गहराई पर होती है और उसे नींव को मजबूत करने के लिए पानी, पत्थर और उसी से निकली हुई मिट्टी को वापस डाल करके और उससे मजबूत बनाया जाता है और उस आकृति पर ही ईंटों की जुड़ाई शुरू होती है, ईंटों को रखना प्रारंभ करते हैं और वह नींव कहलाती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, पाठ प्रारंभ करते हैं कि पाठ में क्या दिया हुआ है। चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। पाठ प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि लेखक जो है रामवृक्ष बेनीपुरी जी, वह अपने पाठकों से पहले ही लाइन में एक प्रश्न किया है और वो प्रश्न क्या है,
कि वह जो चमकीली सुंदर सुघड़ इमारत है वह किस पर टिकी है। लेखक जो है रामबख्श बेनीपुरी जी अपने पाठकों से पूछना चाहते हैं कि आप जिस मकान में रहते हैं या आपके पास आसपास जितने भी मकान बने हैं या आपने जिन भी मकानों को देखते हैं आकर्षक डिजाइनों में, आकर्षक रंगों पे रंगे हुए हैं, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि जिन मकानों को हम देखते आ रहे हैं आखिर वो मकान किस पर टिके हैं। ठीक है, तो रामबख्श बेनीपुरी जी अपने पाठकों को मकान की सच्चाई पर ले जाना चाहते हैं, नींव की ओर ले जाना चाहते हैं। आगे लिखते हैं कि इसके कंगूरों को आप देखा करते हैं, कभी आपने इनकी नींव की ओर भी ध्यान दिया है। दुनिया चमक देखती है, ऊपर का आवरण देखती है, पर आवरण के नीचे जो ठोस सत्य है उस पर कितने लोगों का ध्यान जाता है। ठोस सत्य सदा शिवम होता ही है, किंतु वह हमेशा ही सुंदरम भी हो यह आवश्यक नहीं है। लेखक का कहना यह है कि आज हम जिन इमारतों को देखते हैं आखिर वो इमारत जो दिख रहे हैं वो इमारत किस पर टिके हैं, इस पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया। यदि हम उस पर ध्यान दें कि आखिर ये हमारा इमारत किस पर टिके हुए हैं तो हमें इस इमारत की सच्चाई पता चलेगी। नीचे लिखा हुआ है सत्य कठोर होता है, कठोरता और भद्दापन साथ साथ जन्मा करते हैं, जिया करते हैं। हम कठोरता से भागते हैं, भद्देपन से मुख मोड़ते हैं, इसलिए सत्य से भी भागते हैं, नहीं तो हम इमारत के गीत नींव के गीत से प्रारंभ करते। लेखक रामबख्श बेनीपुरी जी फिर कहते हैं कि जो सत्य है उस सच्चाई से हम लोग भागना जानते हैं, उस सच्चाई से हम भागते हैं, हम सच्चाई को जानना ही नहीं चाहते, क्योंकि जो सुंदर है अच्छा है उसके साथ भद्दापन भी जुड़ा हुआ है। भद्दापन मतलब जो कठोरता और सच्चाई है वह उतनी सुंदर नहीं होती है, सच्चाई हमेशा भद्देपन पे होती है। भद्दापन और अच्छाई साथ साथ जन्म लेते हैं। यदि हम किसी इमारत को सुंदर देख रहे हैं, ऊपर से बना हुआ आवरण चमक रहा है उसका, तो उसके यदि हम गहराई पे जाएं, उसके नींव पर जाएं, तो नींव के नीचे जो ईंटें लगी हुई हैं वह अपने आप को समर्पित कर दी हैं उस सुंदर इमारत को दिखने के लिए। फिर से देख लेंगे एक बार। सत्य कठोर होता है, स्वाभाविक है, सत्य कठोर होता है, यानी बहुत सच्चाई जो होती है वह बहुत ही इस प्रकार से होती है कि उसे सुनकर इंसान बहुत कठोरता महसूस करता है। कठोरता और भद्दापन साथ साथ जन्म लेते हैं। ठीक है, जिया करते हैं। हम कठोरता से भागते भी हैं, भद्देपन से मुख मोड़ते हैं, इसलिए सत्य से भी भागते हैं। लेखक का कहना यह है कि यदि आपने किसी अच्छे कपड़े को पहने हैं और यदि उस अच्छे कपड़े को पहनने हैं तो उसके पीछे आखिर क्या सच्चाई है, जिस धागे से वह कपड़ा बना हुआ है वह किन किन क्रियाकलापों से गुजरा होगा, किस किस रंगों में रंगा गया होगा, तब जाकर के वह एक नया रूप लिया और आपको पसंद आया। यानी हम सीधे सीधे बने हुए निर्माण किए हुए चीज़ों की पसंद को देखते हैं, चमक को देखते हैं, अच्छाइयों को देखते हैं, लेकिन हम उसके जो कठोरता उसकी सच्चाई है उस पर हम कभी नहीं जाते। मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देना चाहूँगा कि यदि हम किसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और जो ट्रेन एकदम तेज़ी से चल रही है, आखिर हमने उसके तेज़ी चलने के पीछे हमने सोचा भी नहीं कि ट्रेन जिस पटरी पर तेज़ी से दौड़ रही है आखिर वह इतनी तेज़ से कैसे दौड़ लेती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस पटरी पर ट्रेन इतनी तेज़ी से धड़धड़ाती हुई दौड़ती है उस पटरी को ठीक करने के लिए, उस पटरी पर नट बोल्ट टाइट करने के लिए एक गरीब मज़दूर जो होता है वह जो ज़मीन पर नंगे पांव चलता है उसका हाथ होता है। यानी कि दौड़ती हुई रफ्तार से ट्रेन के पीछे की जो सच्चाई है वह एक गरीब मज़दूर है जो अपनी मेहनत और परिश्रम से पटरियों को सुधारता है, उन पर नट बोल्टों को टाइट करता है और फिर उस पर ट्रेन दौड़ती है। ठीक उसी प्रकार से आगे इसमें लिखा हुआ है कि वह ईंट धन्य है
लेखक यहाँ उस ईंट को धन्यवाद देना चाहते हैं जो ईंट अपने ऊपर के ईंटों को चमकाने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिए और जाकर के नींव में गड़ गए। वह ईंट धन्य है जो कट छटकर कंगूरे पर चढ़ती है और बरबस लोक लोचनों को अपनी ओर आकृष्ट करती है, किंतु धन्य है वह ईंट जो जमीन के 7 हाथ नीचे जाकर गड़ गई। लेखक जो है मकान के उन दोनों ईंटों का धन्यवाद करता है। जो ईंट सबसे ऊपर लगी हुई है, जो ईंट नींव के बाहर दिख रही हैं, कट छट करके डिजाइनों में बना करके उनको लगाया जाता है, वो ईंट चमक करके और मकान को सुंदर दिखाती है। लेकिन ठीक उसी ईंट के नीचे एक और ईंट होती है जो 7 हाथ नीचे जाकर के नींव में गड़ जाती है, अपने पूरे आकांक्षाओं को, अपनी पूरी इच्छाओं को समर्पित कर देती है। उन कंगूरों पर चढ़ने वाले ईंटों को चमकाने के लिए अपने जीवन की पूरी खुशी त्याग कर देती है वह ईंट। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार हमारे समाज में या परिवार में जो भी व्यक्ति जिम्मेदार होते हैं वो अपने आकांक्षाओं को, अपनी खुशियों को समर्पित कर देते हैं उस परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, उस परिवार की खुशी के लिए, और अपने आकांक्षाओं को त्याग देते हैं, अपने आप के जीवन को, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, खुशहाल देखने के लिए समर्पित कर देते हैं। ठीक उस परिवार के मुखिया की जो तुलना है लेखक ने नींव के ईंट से की है कि नींव के ईंट और परिवार का जो मुखिया है, मुखिया से मतलब जो जिम्मेदार व्यक्ति है, वह अपने आकांक्षाओं, भावों को, अपनी खुशियों को दबा देते हैं। जिस प्रकार नींव का ईंट अपने आप को 7 हाथ नीचे चमकने वाले दीवार के नीचे में दबा देता है, ठीक उसी प्रकार मुखिया भी अपने परिवार की खुशियों के खातिर, अपने लोगों को आगे बढ़ाने के खातिर अपनी आकांक्षाओं को समर्पित कर देता है, उनके लिए अपने सारी चीज़ों को त्याग कर देता है और अपने आप को उसका आधार बनाता है। नीचे लिखा हुआ है 7 हाथ नीचे जाकर गड़ गई और इमारत की पहली ईंट बनी। क्योंकि जिस इमारत को हम चमकता हुआ देख रहे हैं, उस इमारत का पहला ईंट वह ईंट कहलाता है जो सबसे पहले जाकर के नींव में लगता है। और वह अपने आप को ये नहीं देखा, उस ईंट की भी इच्छा रही होगी कि मैं भी ऊपर में लगूं, लेकिन उसने अपनी इच्छाओं को त्याग दिया, अपनी इच्छाओं को समर्पित कर दिया और जाकर के नीचे 7 हाथ कीचड़ में दब गया। और उस पर जो ईंटें रखी गई और ऊपर जो ईंटें निकली, वो ईंटें चमकती हुई सुंदर दिखाई दे रही हैं, क्योंकि उन चमकती हुई ईंटों को चमकाने का पूरा श्रेय उस नींव के ईंट पर जाता है। यदि परिवार में, समाज में यदि खुशहाली है, परिवार हमारा आगे बढ़ता है, परिवार के लोग सभी सुखी हैं, सभी अपने जीवन को खुशहाल जीवन जी रहे हैं, तो उसके पीछे किसी न किसी जिम्मेदार व्यक्ति की त्याग की भावना या त्याग होगा, या अपने आकांक्षाओं को समर्पित किया गया होगा। आगे लिखा हुआ है, देखेंगे कि उस ईंट को हिला दीजिए, कंगूरा बेतहासा जमीन पर आ गिरेगा। लेखक का कहना ये है कि जो ईंट कंगूरे पर चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं, कंगूरा मीन्स क्या होता है, गुम्बद, जो ऊपर की हिस्से में जो लगे हुए ईंट हैं, उन ईंटों को आप हिला दीजिए, बेतहासा जमीन पर आ गिरेगा। बिना सोचे समझे वह जमीन पर आकर के गिर जाएगा, क्योंकि उसकी मजबूती उस गुम्बद पर नहीं है। कंगूरे के गीत गाने वाले आइए अब नींव के गीत गाएं। वह ईंट जो ज़मीन में इसलिए गड़ गई कि दुनिया को इमारत मिले, कंगूरा मिले। वह ईंट जो सब ईंटों से ज़्यादा पक्की थी, जो ऊपर लगी हो तो कंगूरे की शोभा 100 गुनी कर देती, किंतु जिसने देखा इमारत की पायदारी उसकी नींव पर मुनहसिर होती है, इसलिए उसने अपने को नींव में अर्पित किया। यदि जो ईंट नींव पर लगी हुई है, यदि वह ईंट कंगूरे पर लगी होती तो कंगूरा थोड़ा सा और ज़्यादा मजबूत होता, लेकिन वह ईंट सबसे पक्की होने की वजह से अपने आप को सबसे पक्का मानने के रूप से
वह अपने आप को उस नींव पर लगाने के लिए सोचा कि मेरा जो जीवन है वह नींव के लिए सही होगा। किंतु जिसने देखा इमारत की पायदारी उसकी नींव पर मुनहसिर होती है, जिसने भी देखा उसने यही सोचा कि जो उसकी नींव की जो मुख्य आधार है, पायदारी है, उस पर मुनहसिर होती है। इसलिए उसने अपने को नींव में अर्पित कर दिया और वह ईंट अपने आप को यह सोचकर नींव पर अर्पित कर दिया कि मैं बाकी ईंटों से सबसे ज़्यादा मजबूत हूँ और मुझे अपने आप को इनका आधार बनना चाहिए। जिस प्रकार परिवार में, घर में एक मुखिया का रूप होता है, मुखिया यह समझता है कि मैं अपने परिवार के लिए सबसे मुख्य हूँ, इसलिए वह भी अपने आप को अपने परिवार का आधार मान करके अपने खुशियों को समर्पित कर देता है अपने परिवार की खातिर। आगे देखेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि वह ईंट जिसने अपने को 7 हाथ जमीन के अंदर इसलिए गाड़ दिया कि वह इमारत जमीन के 100 हाथ ऊपर जा सके। वह ईंट जिसने अपने लिए अंककूप इसलिए कबूल किया कि ऊपर के उसके साथियों को स्वच्छ हवा मिलती रहे, सुनहली रोशनी मिलती रहे। देखिए उस ईंट, वो जो नींव की ईंट है, उसकी सोच क्या है? वह इसलिए अपने आप को अंधकूप में गाड़ दिया। अंधकूप मतलब एक अंधेरे कुएं में। अंधेरे कुएं से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? नींव में जमीन के 7 हाथ नीचे अपने आप को इसलिए गाड़ दिया कि उसके साथ जुड़ने वाले जो ईंट हैं वह ऊपर आएँ और स्वच्छ हवा ले सकें, सुंदर चमकते हुए दिखाई दे सकें। इसलिए उसने अपने सारे मंसूबों को उन ईंटों के लिए समर्पित कर दिया, त्याग कर दिया अपनी इच्छाओं को, अपने पूरे मनोभाव को, उसने अपने भावों को, आकांक्षाओं को, अपनी अभिलाषाओं को त्याग दिया। वह ईंट जिसने अपना अस्तित्व इसलिए विलीन कर दिया कि संसार एक सुंदर सृष्टि देखे। वह ईंट जो है वह अपने आप को 7 हाथ नीचे इसलिए गाड़ दिया कि उसके ऊपर जुड़ने वाले सभी ईंट एक सुंदर संसार को देख सकें। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक परिवार का मुखिया का रूप होता है। सुंदर सृष्टि हमेशा ही बलिदान खोजती है। बलिदान ईंट का हो या व्यक्ति का, बलिदान ईंट का हो या व्यक्ति का। सुंदर इमारत बने इसलिए कुछ पक्की लाल ईंटों को चुपचाप नींवों में जाना पड़ता है। ध्यान से सुनेंगे कि यहाँ पर ईंटों के आधार पर लेखक परिवार के उन मुखिया या उन जिम्मेदार लोगों के लिए कह रहा है कि सुंदर सृष्टि हमेशा ही बलिदान खोजती है। जो तरक्की, जो खुशहाली आज परिवार में होती है वह अपने जिम्मेदार लोगों के त्याग के वजह से होती है। इसलिए लेखक यह कहना चाह रहा है कि जो सुंदर इमारत दिख रहे हैं उन सुंदर इमारतों को दिखने के लिए पक्की लाल ईंटें अपने आप को, अपने जीवन को 7 हाथ नीचे जा कर के नींव पर गाड़ दिया ताकि उनसे जुड़े हुए जो ईंट हैं वह सुंदर सृष्टि का दर्शन कर सकें और चमकता हुआ हमेशा दिखाई दें। सुंदर समाज बने इसलिए कुछ तपे तपाए लोगों को मौन मूक शहादत का लाल सेहरा पहनना ही पड़ता है। मौन मूक मतलब चुपचाप, शहादत मतलब बलिदान। तो समाज में, परिवार में यदि लोगों को आगे बढ़ाना है तो समाज और परिवार के जो कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को परिपक्व मानते हैं वो अपनी शहादत को, अपने मौन मूक शहादत को यानी चुपचाप अपने आप को बलिदान कर देते हैं उस समाज के लिए, उस परिवार के लिए, ताकि वह समाज और परिवार अपना नाम रोशन कर सके और आगे खुशहाल रह सके। इसलिए परिवार के, समाज के कुछ लोगों को जो जिम्मेदार होते हैं उन्हें अपनी आकांक्षाओं को त्याग करना पड़ता है, उनको त्याग करके अपने आप को समर्पित करना पड़ता है। शहादत और मौन मूक, जिस शहादत को शोहरत मिली, जिस बलिदान को प्रसिद्ध प्राप्त हुआ वह इमारत का कंगूरा है।
मंदिर का कलश है। शहादत और मौनमुख जिस शहादत को शोहरत मिली, जिस बलिदान को प्रसिद्धि प्राप्त हुई, वह इमारत का कंगूरा है, मंदिर का कलश है। मंदिर का कलश से मतलब है गुंबद। आज जिन इमारतों के ऊपर वाले ईंटों को चमक मिली, सुंदरता मिली, लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, उनके पीछे उस नींव के ईंट की शहादत है, उस नींव के ईंट का बलिदान है। यदि आपके परिवार में, समाज में, यदि किसी व्यक्ति का, किसी भी परिवार का यदि कोई प्रशंसा करता है, आगे बढ़ता है, तरक्की करता है, तो उन तरक्कियों और प्रशंसा के पीछे परिवार और समाज के कुछ जिम्मेदार लोगों का बलिदान होता है, ताकि उनकी प्रशंसा हमेशा होती रहे। जी हाँ, शहादत और मौनमुख समाज की आधारशिला यही होती है। ईसा की शहादत ने ईसाई धर्म को अमर बना दिया, आप कह लीजिए, किंतु मेरी समझ में ईसाई धर्म को अमर बनाया उन लोगों ने जिन्होंने उस धर्म के प्रचार में अपने को अनाम उत्सर्ग कर दिया, बिना नाम के अपने आप को उसमें झोंक दिया। उसने कितने जिंदा जलाए गए, कितने सूली पर चढ़ाए गए, कितने वन वन की खाक छानते जंगली जानवरों के शिकार हुए, कितने उसमें भी भयानक भूख प्यास के शिकार हुए। उनमें उनके नाम शायद ही कहीं लिखे गए हों, उनकी चर्चा शायद ही कहीं होती हो, किंतु ईसाई धर्म उन्हीं के पुण्य प्रताप से फल फूल रहा है। लेखक यहाँ ईसाई धर्म के बारे में बात कर रहे हैं कि ईसाई धर्म जो आज इतना प्रचार प्रसार हुआ, इतने लोग उसमें जुड़े, इसमें उस धर्म को आगे बढ़ाया, उस धर्म को आगे बढ़ाने में जो भी अपनी शहादतें दी, उनकी कोई चर्चा नहीं करता। जो भी अपने शरीर का त्याग कर दिए, कितने लोगों को सूली चढ़ गई, कितने सूली चढ़ाया गया, कितने लोगों को भूख प्यास से मार दिया गया, उस धर्म के पीछे जिन्होंने अपनी शहादत दी, उनकी प्रशंसा कोई नहीं करता। आज जो ईसाई धर्म फल फूल रहा है, आगे बढ़ रहा है, प्रशंसा के काबिल है, उन सभी के पीछे उन लोगों का बलिदान है जिनकी कोई प्रशंसा नहीं करता। वे नींव के ईंट थे। वे लोग कौन थे? नींव के ईंट थे, गिरजाघर के कलश थे, जो उन्हीं की शहादत से चमकते हैं। और वो लोग कौन थे? जो परिवार के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए अपने प्राणों को त्याग दिए, अपनी आकांक्षाओं को निछावर कर दिए। वो लोग उस नींव के ईंट के समान थे। जिस प्रकार किसी भी चमकते हुए मकान के लिए एक नींव का ईंट अपनी शहादत देता है, एक नींव का ईंट अपना बलिदान कर देता है और जाकर के कीचड़ में 7 हाथ नीचे दब जाता है, ठीक उसी प्रकार से समाज, परिवार के लिए भी जिम्मेदार लोग अपने शहादत को देते हैं, अपने बलिदानों को देते हैं। आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है, देश का शायद कोई ऐसा कोना हो, देश का ऐसा शायद कोई ऐसा कोना हो जहाँ कुछ ऐसे दधीच नहीं हुए हों जिनकी हड्डियों में दान ने ही विदेशी वृत्तासुर का नाश किया हो। आगे लिखा हुआ देख सकते हैं आप कि देश का शायद कोई ऐसा कोना हो जहाँ कुछ ऐसे दधीची नहीं हुए हों जिनकी हड्डियों के दान ने ही विदेशी वृत्तासुर का नाश किया हो। दधीची मतलब होता है, एक दधीची एक ऋषि थे जिनके हड्डियों से एक अस्त्र बनाया गया था और उस अस्त्र से वृत्तासुर नामक राक्षस का वध किया गया था। ठीक उसी प्रकार से यहाँ दधीची की हड्डी किसे कहा जा रहा है? दधीची की हड्डी उस नींव के ईंट को और उस धर्म के प्रचार प्रसारक जो अपने प्राणों को बलिदान कर दिए, उनको कहा जा रहा है, जिन्होंने विदेशियों का, विदेशी यहाँ पर एक वृत्तासुर राक्षस को कहा जा रहा है कि विदेशी वृत्तासुर का नाश किया गया। हम जिसे देख नहीं सके वह सत्य नहीं है, यह है मूढ़ धारणा, ढूंढने से सत्य मिलता है। हमारा काम और धर्म है ऐसी नींव की ईंटों की जो ध्यान देना, जिस पर हमारे समाज की भव्य इमारत खड़ी है। सदियों के बाद नए समाज की सृष्टि की ओर हमें पहला कदम बढ़ाया है। इस नए समाज के निर्माण के लिए हमें नींव की ईंट चाहिए।
अतः हमें नए समाज को बनाने के लिए, नवनिर्माण करने के लिए हमें बलिदान देने वाले लोगों की आवश्यकता है, अपनी आकांक्षाओं को त्याग करने वाले लोगों की आवश्यकता है, ताकि हम एक सुंदर, समृद्ध और अच्छा समाज का निर्माण कर सकें। जब तक कोई समाज में अपने बलिदान को, अपने त्याग को, अपने आकांक्षाओं को समर्पित करने के लिए तैयार नहीं होगा, तब तक वह समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए जिम्मेदार लोगों को अपनी शहादतें देनी होगी। परिवार में भी जिम्मेदार लोगों को अपनी खुशियों का त्याग करना पड़ेगा, तभी वह परिवार आगे बढ़ सकता है और खुशियों का जीवन जी सकता है। इस नए समाज के निर्माण के लिए हमें नींव की ईंट चाहिए। नींव का ईंट से मतलब होता है कि उस समाज का, परिवार का आधार बनने वाले जिम्मेदार लोग चाहिए। अफसोस, कंगूरा बनने के लिए चारों ओर होड़ा होड़ी मची है और नींव की ईंट बनने की कामना लुप्त हो रही है। 7 लाख गांवों का नवनिर्माण, हजारों शहरों और कारखानों का नवनिर्माण कोई शासक नहीं कर सकता। इस नवनिर्माण के लिए ज़रूरत है ऐसे नौजवानों की जो इस काम में अपने को चुपचाप खपा दें, जो एक नई प्रेरणा से अनुप्राणित हो, एक नई चेतना से अभिभूत हो, जो शाबाशियों से दूर हों, दलबंदियों से अलग हों, जिनमें कंगूरा बनने की कामना ना हो, कलश कहलाने की वासना ना हो, अर्थात जो सभी कामनाओं और वासनाओं से दूर हों। लेखक का कहना यह है कि आजकल सभी लोग क्या करते हैं, सभी लोग अपने आप को ऊपर रखना चाहते हैं, सभी लोग अपने आप को तरक्की में देखना चाहते हैं, लेकिन उन तरक्कियों के पीछे अपने आप को कोई समर्पित नहीं करना चाहता, उन तरक्कियों के पीछे अपने आप को कोई खपाना नहीं चाहता, अपने परिवार के लिए कोई बलिदान देना नहीं चाहता। सभी लोग चाहते हैं कि हमारे पीछे कोई बलिदान दे, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि आपको देना है अपने आप को बलिदान किसी और के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, स्वयं आपको बलिदान के लिए खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन आज का समय ऐसा है कि कोई भी बलिदान देने के लिए आगे नहीं आ रहा है और सब कोई अपने आप को तरक्की पर देखना चाहते हैं। तरक्की तभी संभव है जब कोई बलिदान के लिए पीछे आकर के खड़ा होगा। सब कोई कलश का ईंट बनना चाहते हैं, सब कोई कंगूरा यानी ऊपर चमकता हुआ आवरण का ईंट बनना चाहते हैं, सब अच्छे मकान के ऊपरी ईंट बनना चाहते हैं, नींव का ईंट कोई नहीं बनना चाहता। लेखक का कहना है कि समाज में ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो काम अपने आप को, जो समाज और परिवार की तरक्की के लिए अपने आप को चुपचाप खपा दें, जो नई प्रेरणा से अनुप्राणित हों, नई चेतना अभिभूत हों, जो शाबाशियों से दूर हों, जिन्हें प्रशंसा नहीं चाहिए, बलिदान चाहिए, जिन्हें अपने लिए प्रशंसा सुनना तो दूर, अपने लिए वह बलिदान और त्याग की भावना रखते हों। ऐसे लोगों की आवश्यकता है समाज में। दलबंदियों से अलग हों, जिनमें दल और मतलब कि विचार जो हैं अलग अलग विचारों के ना हों, अलग अलग विचारों से प्रेरित ना हों और एक भाव होकर के अपने आप को परिवार के लिए खपाने के लिए तैयार होना चाहिए। दलबंदियों से अलग हों, जिनमें कंगूरा बनने की कामना हो, कलश कहलाने की वासना ना हो। वासना मीन्स क्या होता है? चाहत। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं कंगूरा का ईंट बनूं, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं परिवार में अच्छा तरक्की करूं और मेरे पीछे किसी का बलिदान हो, लेकिन बलिदान करने की सोचना चाहिए। अपने आप को प्रशंसा के लायक सोचने के लिए वासना आपके अंदर ना हो, बल्कि आप त्याग की भावना से प्रेरित हों। आप अपने परिवार के लिए त्याग करें, ना कि अपने लिए किसी और को तैयार करें। ऐसी नींव की ईंट किधर है जिसके हृदय के लिए आतुर हमारा समाज चिल्ला रहा है। ऐसी नींव की ईंट हमारे देश के नौजवानों के लिए एक चुनौती है। अतः हमारे समाज में ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो नींव की ईंट की तरह अपने आप को समाज के लिए बलिदान कर दे, अपने आप को समाज के लिए समर्पित कर दे, अपने समाज को ऊपर उठाने के लिए, अपने परिवार को ऊपर उठाने के लिए। लेकिन आजकल वैसे नींव के ईंट कहाँ मिलते हैं? सभी लोग कंगूरा बनना चाहते हैं, सभी लोग कलश बनना चाहते हैं, सभी लोग परिवार में आगे बढ़े हुए लोगों के समान बनना चाहते हैं। अपने परिवार के बलिदान देने वालों के
स्थान पर नहीं जाना चाहते। अतः आज का जो समय है वह बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। लेखक का कहना यह है कि हमें समाज में कुछ ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जो समाज को आगे बढ़ाने के लिए, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, परिवार की तरक्की के लिए अपने आप को बलिदान कर दें, अपनी आकांक्षाओं को त्याग दें, अपने आकांक्षाओं अभिलाषाओं के भाव को समर्पित कर दें उस परिवार के लिए, समाज के लिए। ऐसे लोगों की आवश्यकता है। आगे देखते हैं आपके पाठ समाप्त होने के बाद ये अभ्यास प्रश्न दिया गया है आपके पाठ शीर्षक नींव की ईंट का। इसमें मौखिक प्रश्न दिया गया है। फिर उसके बाद नंबर 1 पर कुछ लिखित प्रश्न दिया गया है जो वैकल्पिक है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है। उसके बाद फिर जैसे हमने पाठ के क्रियाकलाप में हमने पढ़ा था वो सभी चीज़ें इसमें हैं। नंबर 2 पर दिया गया है सही और गलत का निशान लगाइए। फिर उसके बाद नंबर 3 पर आशय स्पष्ट करना है इन पंक्तियों से। फिर नंबर 4 पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है। उसके बाद हिंदी व्याकरण के अंतर्गत भाषा की बात, कॉलम आ और कॉलम ख को मिलान करके तत्सम और तद्भव शब्द को लिखना है। आप विषय सूची में पहले भी पढ़ चुके हैं कि किन किन क्रियाकलापों से होकर हमें गुजरना है। ठीक है। उसके बाद फिर अगले पेज पर चलेंगे। अगले पेज पे नंबर 2 पे क्या दिया है, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में आए रंगीन शब्दों के पर्यायवाची से वाक्य बनाइए। आपके का, खा, गा, घा में जो भी रंगीन शब्द आए हैं उनसे पर्यायवाची वाक्य बनाना है। ठीक है। फिर उसके बाद नंबर 3 में रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है। 3 प्रकार के वाक्य होते हैं और तीनों प्रकार के वाक्य का इसमें उदाहरण दिया हुआ है। आप नीचे देख सकते हैं कि नीचे दिए गए वाक्यों को निर्देशानुसार बदल कर लिखिए। जैसे लिखा है का नंबर में, सुंदर सृष्टि हमेशा ही बलिदान खोजती है। इसको किस में बदलना है, संयुक्त वाक्य में बदलना है। फिर ख नंबर को किस में बदलना है, सरल वाक्य में बदलना है। ग नंबर को किस में बदलना है, संयुक्त वाक्य में। घ नंबर को किस में बदलना है, मिश्र वाक्य में। और अंग नंबर किस में बदलना है, संयुक्त वाक्य में। तो ये तीनों वाक्य के उदाहरण ऊपर दिया गया है, इसी उदाहरण के आधार पर इनको बदलना है। ठीक है। आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे की पेज में चलते हैं। आगे की पेज में ये दिया हुआ है 4 नंबर पर, पाठ में अनुस्वार और अनुनासिक के शब्दों को शब्द ढूंढकर कम से कम 10 वाक्य बनाइए। ये खाली जगह पे आपको अनुसार और अनुनासिक यानी कि जो चंद्रबिंदी वाले शब्द हैं उनको ढूंढ करके और उनसे वाक्य को बनाना है इन खाली जगहों पे। आप देख सकते हैं। ठीक है। फिर पाठ से आगे में दिया गया है ज्ञान परख, अनुमान और कल्पना और रचनात्मक गतिविधियाँ। तो ज्ञान परख में क्या दिया हुआ, आज के युग में दिखावा बढ़ गया है, लोग काम के बदले में नाम चाहते हैं, क्या यह उचित है, वाद विवाद कीजिए, इस पे अपने विचार व्यक्त कीजिए। नंबर 2 पे लिखा है नवयुवकों को अनाम उत्सर्ग के भाव किस प्रकार भरे जा सकते हैं, सोचकर लिखिए। फिर अनुमान और कल्पना करना है इन 2 शब्दों पर, इन 2 वाक्य जो दिए हैं इस पर अनुमान और अपनी कल्पना के हिसाब से लिखना है। फिर रचनात्मक गतिविधि में क्या लिखा हुआ है, स्वाधीनता संग्राम में योगदान देने वाले ऐसे महान व्यक्तियों के बारे में पता लगाकर हिंदी एल्बम में वर्णन कीजिए जिनको इतिहास में स्थान नहीं मिला, उन्होंने अनाम उत्सर्ग किया। ठीक। आप उन महान व्यक्तियों का पता लगाइए जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया और जिनका नाम अभी भी विस्तृत नहीं किया गया है। ठीक है। इस प्रकार से आपका पाठ 2 नींव की ईंट समाप्त होता है। अगले वीडियो पर अगले पाठ पर चर्चा करेंगे। अगला पाठ हमारा है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगला हमारा पाठ है पाठ 3 एल्बम के बारे में हम पढ़ेंगे। और आप भी यदि आपके पास पुस्तक है तो आप इस पाठ शीर्षक एल्बम को एक बार अध्ययन कर लीजिएगा। अध्ययन करने के बाद इसके शब्दार्थ को भी देख लीजिएगा। शब्दार्थ और एक बार अध्ययन कर लेने से क्या होगा, पाठ को समझने में सरलता होगी। ठीक है। धन्यवाद।